हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप कोर्स बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल कहानी। वो है पानी की कहानी। आपने क्या कभी सुनी है पानी की कहानी? शायद नहीं सुनी है। तो आज हम आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं। तो आप भी हमारे लिए स्पेशल हैं, क्योंकि स्पेशल कहानी स्पेशल लोग सुनते हैं। आप स्पेशल हैं, तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि कहानी शुरू करूं उससे पहले आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे इस चैनल को, छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़े बड़े चैनल तो आप सब्सक्राइब करते ही हैं, हमारा छोटा चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मिलती रहे समय समय पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी कहानियां। तो आइए हम शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया को हाईटेक बनाने वाला शहर बेंगलुरु आज देखा जाए तो पानी की कमी से जूझ रहा है। भारत के कई शहर हैं जो पानी की किल्लतों में जूझ रहे हैं। दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो, बहुत सारे शहर हैं जहाँ पानी कम हो जाता है। दोस्तों, गर्मी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है कि कावेरी बेसिन के कई जलाशयों का पानी सूख चुका है। तकनीकी की रेस में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने प्रकृति को भुला दिया है दोस्तों। और ल और भारत के लगभग कितने भारत में लगभग दोस्तों 24 लाख जल स्रोत हैं। ये निष्कर्ष देश की प्रथम जल निकाय गणना में सामने आया है। इन जल स्रोतों में बारिश और भूजल पुनर्भरण किए जाने वाले जल स्रोत दोनों ही शामिल हैं। केंद्रीय जल शक्ति जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा ये बताया गया इस गणना ने कि सभी जल स्रोतों की जियो टैंकिंग करते हुए छाया चित्रों और अक्षांश व देशांतर के आधार पर सभी तालाबों, चकबंधों, टैंकों, जल भंडारों को एक दूसरे से जोड़ दिया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया था कि आम धारणा के विपरीत इस गणना में केवल 1.5% जलाशयों का ही अतिक्रमण हुआ है। इनके कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र का भाग की स्थिति के बारे में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं, जिससे ये निर्धारित करने में सहायता मिल पाए कि कितने भूजल को पुनर्भरण यानी कि रिचार्ज किया जा रहा है। लेकिन ये तय है कि ये गणना जलवायु संकट के वर्तमान समय में महत्वपूर्ण पहल है। हाँ दोस्तों, 24 लाख जल स्रोत भारत में लगभग है, जो लगभग उनको यानी कि फिर से उसमें जल रिचार्ज करने की जरूरत आ रही है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि न्यू नॉर्मल क्या होता है। घातक है ये न्यू नॉर्मल दोस्तों। बेंगलुरु में इन दिनों जो संकट गहराया है, उसकी एक वजह बीते मानसून में कमजोरी को भी बताया जा रहा है, जिससे जलाशय में पर्याप्त पानी जमा हो नहीं पाता। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले की तुलना में बारिश की स्थिति और अधिक जो है अनिश्चित होने की आशंका बढ़ती जा रही है। यानी कि रूटीन से बारिश नहीं हो रही है। इसलिए ये बेहद जरूरी हो गया है कि जहां भी और जितनी भी बारिश हो, हम उसकी एक एक बूंद को इकट्ठा कर लें दोस्तों, एक एक बूंद को। वर्तमान में जलाशयों का नवीनीकरण करना बहुत जरूरी है, ताकि वो बारिश के पानी का अधिक से अधिक भंडार कर सकें।
और हमारे वाटर लेवल को बढ़ा सकें। अगर देखा जाए कुछ कारणों से हम हर साल पीछे हटते जा रहे हैं और विनाशकारी सूखे और उसके वैकल्पिक वर्षों में प्रलयकारी बाढ़ भी आया के दुष्चक्र में फंसने के लिए हम विवश हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि हमारे लिए दुष्चक्र अब एक न्यू नॉर्मल हो गया है और नदियों के जल विज्ञान पर इसके घातक असर होंगे। तो न्यू नॉर्मल अच्छी बात नहीं है दोस्तों। जैसे कुछ ऐसा, जल का भविष्य पानी के उपयोग के प्रति हमारे विवेक पर निर्भर है। इस सब का यानी कि इस सबक का हमें प्राचीन रोम और वो नगर जिसमें टोक्यो बना हुआ था के प्रसंगों से सीखने को भी मिलता है। रोम को टाइबर नदी के किनारे बसाया गया था, आप सब लोग जानते हैं। रोम का कचरा सीधे इस नदी में बहाया जाता था, सो नदी प्रदूषित हो गई थी और दूर दराज से पानी लाने की जरूरत पड़ गई। जल के स्रोत कम थे, लिहाजा कुलीनों ने गुलामी की प्रथा का उपयोग उन स्रोतों के दोहन के लिए किया। दूसरी तरफ जो परंपरावादी जापानियों ने नदियों में कभी कचरा नहीं बहाया, नदियों के अलावा भी ईदों में जल के अन्य स्रोतों की कमियां नहीं थी। उनकी जलापूर्ति की व्यवस्था किसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से रहित थी दोस्तों। दोस्तों, मितव्ययी हम लोगों को बनना ही होगा। जल प्रबंधन के विवेक विकेंद्रीकरण के प्रति रुचि के बाद भी ये तय है कि हम भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहे। असली वजह यह है कि भूमि और जल के विषय में नीति निर्माण में हमारी नौकरशाही में एकरूपता नहीं आई है। जल संसाधन के लिए इन नियमों को बदलने की आवश्यकता है और जल स्रोतों पर स्थानीय समुदायों का नियंत्रण का विस्तार कर जल प्रबंधन के काम को अधिक कारगर तरीके से किया जा सकता है। और इसके लिए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना और अधिकारों का हस्तांतरण आवश्यक है दोस्तों। लेकिन इन सभी बातों से ज्यादा जरूरी है कि मात्रा की दृष्टि से पानी का उपयोग कम करें और उसकी एक एक बूंद को सार्थकता पूर्वक खर्च करें। ये उपयुक्त समय है जब हम अपने अर्जित अभ्यासों से सबक लेकर आगामी दशक में भारत में पानी की कहानी को फिर से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हाँ, पारंपरिक तकनीकें भी आपको काम आ सकती हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी जल साक्षरता में वृद्धि हो रही दोस्तों। पिछले कुछ दशकों में देश ने जल प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं और एक नया नजरिया विकसित किया है। अगर हम 20वीं शताब्दी से लेकर 9वें दशक के अंतिम हिस्से तक जल प्रबंधन पर देखें तो सामान्यतया सिंचाई परियोजनाओं तक ही सीमित रहा है। इस अवधि में मुख्य रूप से बांध और नहरें बनाई गई ताकि लंबी दूरी तक जल का भंडारण और जलापूर्ति की जा सके। लेकिन उसके बाद ही देश को एक बड़े अकाल से जूझना पड़ा दोस्तों। और ये स्पष्ट हो गया कि केवल बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से पानी की मात्रा को बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। इसी समय सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की, डाइंग विजडम रिपोर्ट भी प्रकाशित की। रिपोर्ट में भारत की परिस्थिति टिक विविधता वाले क्षेत्रों में बरसात के पानी के भंडारण के लिए उपयोग आने वाली पारंपरिक तकनीकों का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट का प्रचार वाक्य था, बारिश एक नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर होती है और उसकी जरूरत भी अलग अलग जगहों पर होती है। इसलिए बरसात जब और जहां हो उसके पानी को तब और वहीं बचाने की जरूरत है। आजकल स्रोतों को बनाने और उनको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में जलाशयों के निर्माण,
कार्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पहले से ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है दोस्तों। इसके अलावा सरकार ने मिशन अमृत सरोवर प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल स्रोतों को विकसित और पुनर्जीवित करने की योजना है दोस्तों। ये रही पानी की कहानी। कैसी लगी? आप पानी जरूर बचाइए। आज से, अभी से ये प्रण कर लीजिए कि पानी की एक एक बूंद आप आज बचाएंगे, आने वाला भविष्य आपका और आपके परिवार का पानी की कमियों से जूझेगा नहीं दोस्तों। ये कहानी में हमें ये मैसेज देती है, हमें पानी की कीमत को समझना होगा। आप सोचिए, अगर पानी 3 दिन ना मिले तो क्या हम आप जीवित रह पाएंगे? क्या ये पौधे, पेड़, फूल, जानवर जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो पानी बहुत कीमती है दोस्तों। पानी को बचाएं, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। और यदि ये कहानी, छोटी सी कहानी मैसेज देने में सार्थक साबित हो रही है, तो आप जरूर इसको लोगों को रिकमेंड करें देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।